चलिए देखिए प्रश्न देखें। देखिए 8वां प्रश्न है, संख्या रेखा बनाया है, कह रहा है इसकी सहायता से निम्नांकित पूर्णांकों के जोड़ों के बीच पूर्णांक को आरोही क्रम यानी बढ़ते क्रम में लिखिए। जो पूर्णांक दिए हैं उसके बीच जो पूर्णांक हैं उनको आरोही क्रम में लिखना है। किस क्रम में लिखना है? आरोही। आरोही क्रम को हम लोग कौन सा क्रम कहते हैं पता है ना? बढ़ता क्रम। बढ़ता। तो जो भी 5-6 दिए हैं, 6 प्रश्न दिए हैं, उसमें ये जो पूर्णांक हैं इन पूर्णांकों के बीच जो पूर्णांक पढ़ रहे हैं उनको आरोही क्रम में लिखना है। तो पहले तो ये तो पता चले कि इनके बीच कौन कौन पूर्णांक है। 2 और 5 के बीच कौन कौन पूर्णांक है बताइए? 2 और 5 यही है ना? 2 और 5 के बीच कौन कौन पढ़ रहे हैं? 3 और कौन पढ़ रहे हैं? 3 और 4। तो 3 पहले आएगा कि 4 पहले आएगा? पहले कौन आएगा? 3 फिर 4। आरोही क्रम हो गया ना, बढ़ता क्रम हो गया ना। तो 2 और 5 के बीच कौन कौन पढ़ रहे हैं? देखिए 2 और 5 इसके बीच कौन पढ़ रहे हैं? 3 4। तो पहले 3 आ गया फिर 4। अब देखिए -4 और 0 के बीच कौन कौन आ रहे हैं? -4 और 0 के बीच में कौन कौन आ रहे हैं? -3 -2 -1 यही ना है? तो ये बढ़ता क्रम है कि नहीं? -3 सबसे छोटा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, है कि नहीं? अब बताइए 8 और 3 के बीच में, देखिए 8 और 3 के बीच में कौन कौन आ रहा है? 4 5 6 7। कौन कौन है? 4 5 6 7। ठीक है। इसी तरह से 0 और 4 के बीच में कौन कौन है? देखिए 1 2 3, 1 2 3। -5 और -2 के बीच में कौन कौन है? -5 और -2 के बीच में कौन कौन है? -4 -3। और क्या है? -1 और 4 के बीच में, -1 और 4 के बीच में, इसके बीच में देखिए 0 1 2 हो गया। ठीक, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं हमको लग रहा है। आरोही क्रम में लिखना है, लेकिन इन संख्याओं के बीच जो संख्या है, जैसे -4 और 0 के बीच जो संख्या है, इसका मतलब -4 को नहीं लिखना है, 0 को नहीं लिखना है, उसके बीच में -4 और 0 के बीच में देखिए कौन है? -3 -2 -1। हम जब ऐसे जाते हैं, दाईं तरफ जाते हैं तो बढ़ते जाते हैं ना। हो गया। तो ये तो था 8वां। ये जो निरपेक्ष मान वाला है ये तो सबसे आसान है। इसका मान क्या हो जाएगा? धन और ऋण जो भी चिन्ह रहेंगे वो सभी चिन्ह क्या होते हैं? बदल जाते हैं, यही ना है? तो -13 का मतलब क्या हुआ? जब इसका मान क्या होगा? अभी हम लोग पढ़े हैं कि -13 को 2 खड़ी लाइन के बीच में रख देते हैं तो निरपेक्ष मान में धन और ऋण चिन्ह का कोई मतलब नहीं होगा। तो क्या होगा? 12 वाले का क्या हो जाएगा? -37 का क्या हो जाएगा? 0 का क्या हो जाएगा? -47 का क्या हो जाएगा? 101 का क्या हो जाएगा? 101। ठीक है। तो ये 8वां था आरोही क्रम में, यानी धन और ऋण संख्याएं रहेंगी तो उसको हम आरोही क्रम में भी लिख सकते हैं। निरपेक्ष मान का मतलब कि खड़े लाइन के बीच में जो भी संख्याएं धन या ऋण रहेंगी उसका मान क्या होता है? धन और ऋण छोड़ के होता है। अभी ना हमने देखे कि वो विवेक और सत्यम देख रहे थे कितने दूरी पर थे, दोनों की दूरियां समान थी, धन और ऋण से कोई मतलब नहीं था ना। तो धन और ऋण के अंदर जो संख्याएं हैं उनको नहीं लिखा जाता, मतलब चिन्ह को नहीं लिखा जाता। ठीक है। तो ये चिन्ह हटा के मान लिख दीजिए, वही मान हो गया हमारा निरपेक्ष मान। ठीक है। चलिए
चलिए अब देखिए थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालना है, ठीक है। लग रहा है मिर्चा जल रहा है ना। अब थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालिए और जो धुंधला है, जो धूल गर्दा जम गया है, उसको थोड़ा सा साफ करिए, ठीक है, क्योंकि ऐसे थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। अब देखिए सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है, तो शून्य सबसे छोटा पूर्णांक है कि बड़ा है या बीच का है, इसके पहले हमें पूर्णांकों के बारे में जानना जरूरी है। तो आप बताइए शून्य पूर्णांक है, ये सत्य है या असत्य? सबसे छोटा पूर्णांक है। गलत है ना? बहुत सही, इनके लिए जोरदार तालियां बजाइए भाई। तो क्योंकि हाँ, शून्य के बाद -1, -2, -3 भी आता है ना, और उसके इधर दाईं ओर +1, +2, +3। तो शून्य सबसे छोटा हुआ। सबसे छोटा तो कोनो ऋण होगा, और ऋण में भी वो अनंत होगा। सबसे छोटा तो कोई होगा नहीं, होगा क्या? तो इसका मतलब ये चीज क्या है? असत्य है, ठीक है। ये देखिए अपना शून्य सबसे छोटा तो हुआ नहीं कि सबसे छोटा हो गया? सबसे छोटा हुआ नहीं। शून्य से छोटा तो -1 है, उससे भी छोटा -2 है ना, उससे भी छोटा -3 है। तो शून्य सबसे छोटा हुआ क्या? इसका मतलब ये चीज और ये बात क्या है? गलत है। अगला देखिए, शून्य का विपरीत नहीं होता है। बताइए जी यार, सब बता दे रहे हैं आप लोग, इसका मतलब ध्यान दिए हैं। शून्य का विपरीत कोई नहीं ना है। देखिए ऋण 1 का विपरीत है धन 1, ऋण 2 का विपरीत है धन 2, ऋण 3 का विपरीत धन 3 है, लेकिन शून्य का विपरीत कोई नहीं है। नहीं है ना? शून्य का भी उल्टा कोई है? अरे सॉरी, विपरीत है। विपरीत का मतलब जैसे धन 1 का विपरीत योगात्मक प्रतिलोम, ऋण 1 ऋण 2 का धन 2। इसी तरह से 0 का ऋण 0 कुछ होता है क्या? ऐसा नहीं ना होता। 0 न तो धन होता है न तो ऋण होता है। 0 धन और ऋण के बीच का होता है ना। तो 0 जो है, 0 का विपरीत कोई नहीं होता है क्या? अब ये चीज देखिए, ये चीज तो आप लोग बता सकते हैं। ऋण 17 बड़ा है ऋण 5 से। सही है या गलत है? गलत है। बहुत अच्छे, आप लोग का दिमाग काम कर रहा है भाई। क्यों गलत है? क्योंकि ऋण वाले में जो छोटा होता है वही बड़ा होता है। हम लोग पढ़े हैं ना कि धन वाले में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऋण वाले में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो 5 छोटा है, 17 बड़ा है, तो 5 बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर हमसे ऐसे लिखा होता ऋण 17 छोटा है ऋण 5 से, तब क्या हो जाता? सत्य हो जाता, ठीक है। आगे चले। चलिए अब यहां पर ध्यान से देखिए, एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। धनात्मक पूर्णांक यानी कोई धन है, वो अपने प्रतिलोम से बड़ा होता है। सही है या गलत है? कोई धनात्मक पूर्णांक, धन पूर्णांक, ये धन पूर्णांक हो गया, ये धन पूर्णांक है ना, ये धन पूर्णांक हो गया, और इसका ये प्रतिलोम हो गया। जैसे धन 5 हो गया, उसका प्रतिलोम क्या हुआ? ऋण 5। तो धन वाला जो है वो हमेशा प्रतिलोम से बड़ा होगा। सही है या गलत? क्या है? सही है या गलत? बताइए, दिमाग पर थोड़ा जोर डालिए। साफ साफ लिखा है धन पूर्णांक
अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है। हमने लिख भी दिया है, धन पूर्णांक हमने 5 ले लिया है, इसका प्रतिलोम क्या होगा, ऋण 5। तो धन 5 और ऋण 5 में कौन बड़ा होता है, धन वाला बड़ा होता है या ऋण वाला बड़ा? धन वाला बड़ा होता है। तो सही बात है कि गलत बात है? सही बात है, सही है ना? चलिए अब देखिए, एक ऋण पूर्णांक, मान लीजिए हमने ऋण पूर्णांक ले लिया, गलत है? तो एक ऋण पूर्णांक अपने प्रतिलोम का, इसका प्रतिलोम क्या हो गया, धन 3 से बड़ा होता है, यानी ये बड़ा होता है। कोई भी ऋण पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम यानी प्रतिलोम से बड़ा होता है। सही है या गलत? तो कोई भी ऋण पूर्णांक होगा, उसका उल्टा जो विपरीत जो होगा वो धन होगा। तो ऋण वाला कहाँ से बड़ा हो जाएगा? जब एक धन है एक ऋण है तो धन वाला ही बड़ा होगा ना। तो इसका मतलब ये क्या है, असत्य है। ठीक है, अगला देखें, शून्य एक पूर्णांक नहीं है। क्या शून्य पूर्णांक नहीं है, बताइए? ये क्या है? अरे भैया, शून्य तो हमारा पूर्णांक है, शून्य पूर्णांक है। शून्य के दाईं तरफ जो है वो धन पूर्णांक है, शून्य के बाईं तरफ क्या है, ऋण पूर्णांक। ठीक है, तो जो चीजें हमने पढ़ी थी उनसे संबंधित प्रश्नों को, प्रश्न हल करने में दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ा ना। तो देखते हैं क्या समझ में आया इससे, कि कोई जरूरी नहीं है कि हम लोग पढ़ लिए तो सभी प्रश्नों को हल कर लें। पढ़ने के बाद उससे संबंधित प्रश्न हल करेंगे, अपने दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। हो सकता है कुछ प्रश्न हमारी समझ में आ जाए और कुछ प्रश्न समझ में न आए। तो जो नहीं आता है उसको बार बार प्रैक्टिस करेंगे, किसी से पूछेंगे तभी ना आएगा। क्योंकि पढ़ने को तो हम लोग सब कुछ पढ़े थे। ठीक है, तो हम लोगों का तो सारा प्रश्न हल हो गया, लेकिन कहीं कहीं दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ा है। दिमाग का इस्तेमाल तो हर जगह, अगर वैसे ही बिना कुछ सोचे समझे अगर उत्तर दे देते तो ये वाला गलत हो जाता ना। तो इसीलिए पहले अच्छी तरीके से उसको समझा जाता है, फिर उसके बाद उससे संबंधित प्रश्न किए जाते हैं। अगर आप अच्छे से समझ लिए हैं, प्रश्न भी सही से कर ले रहे हैं, इसका मतलब आप जो पढ़े हैं आपकी तैयारी कैसी है, अच्छी है। ठीक है, तो आप लोग सभी लोग प्रश्नों का उत्तर दे दिए, इस बात का हमें बहुत खुशी है। ठीक है, चलिए।